इंडियन नेवी की तरफ से स्मार्ट 2000 प्लस सिस्टम को खरीदने का फैसला क्यों किया गया है? रशिया और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई की वजह से अगर आगे चल के भारत को यूक्रेनियन गैस टरबाइन इंजन नहीं मिलते हैं तो इंडियन नेवी के 30 से ज़्यादा वॉरशिप्स को ऑपरेशन रखने के लिए भारत के पास अभी क्या ऑप्शन होने वाली है। और अंत में रशिया पर अभी एडिशनल सैंक्शंस लगने की वजह से क्या भारत को S-400 सिस्टम की डिलीवरी मिलना बंद होने वाला है? ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट S-400 सिस्टम को लेके। आप सब जानते हैं कि भारत की तरफ से रशिया के साथ 5 S-400 रेजिमेंट के लिए एक डील को फाइनल किया गया था और इसमें से पहली रेजिमेंट को दिसंबर 2021 में भारत को डिलीवर किया जा चुका है। लेकिन शुरू से इस पर यूएस की तरफ से सैंक्शन लगाने की धमकी दी जा रही थी और फाइनली भारत की वजह से और साउथ ईस्ट एशिया में चाइनीज पुश को कम करने के लिए अभी तक यूएस की तरफ से इंडियन S-400 डील पर सैंक्शन नहीं लगाया गया था। लेकिन अभी जैसे हालात है जिसमें रशिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रही है, इसको देखते हुए लगभग सभी वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से और यूरोपियन यूनियन की तरफ से रशिया के ऊपर एग्जिस्टिंग सैंक्शंस को और भी टाइट करने के साथ साथ नए सैंक्शन को भी लगा दिया गया, जिससे रशिया एक तरीके से बाहरी दुनिया से अलग थलग पड़ने वाला है और मेनली बाहर के देशों के साथ रशिया आगे चल के कोई डिफेंस ट्रेड को नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी रशिया को स्विफ्ट ट्रांजैक्शन सिस्टम से बाहर कर दिया गया है, जिससे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर पाना रशिया के लिए अभी और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। अब इस वजह से भारत की तरफ से डाउट किया जा रहा था कि ऐसा अगर हुआ तो हमें आगे चल के हमारे एग्जिस्टिंग डिफेंस डील्स को आगे बढ़ाने में दिक्कत हो सकता है और लड़ाई की वजह से रशिया शायद हमें वक्त रहते ही सभी डिफेंस इक्विपमेंट को डिलीवर नहीं कर सकता है, क्योंकि मेनली अभी रशिया की तरफ से अपनी सभी रिसोर्सेस को अपने लिए इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ सकता है। लेकिन अभी इसमें कुछ राहत मिल रहा है, क्योंकि रशियन एम्बेसडर की तरफ से अभी बताया गया कि भले ही रशिया पर अभी एडिशनल सैंक्शन को लगा दिया जाएगा, लेकिन इसका भारत के साथ किए गए डिफेंस डील के ऊपर रशिया कोई भी असर पड़ने नहीं देने वाला है और रशिया वक्त रहते ही भारत को अपनी सभी डिफेंस इक्विपमेंट को और साथ ही S-400 सिस्टम को भी टाइम पर ही डिलीवर करने वाला है। इसके अलावा रशिया की तरफ से हाल ही में यूनाइटेड नेशन में लिए गए अपनी न्यूट्रल स्टैंड की वजह से भारत को धन्यवाद दिया गया और रशिया की सेलिंग से हुई इंडियन स्टूडेंट की मौत पर अभी रशिया की तरफ से दुख जाहिर किया गया। साथ ही रशिया अभी अपने तरफ से भी यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वहां से बाहर निकालने में मदद करने का वादा किया गया है। अगला अपडेट नेवल इंजिन्स या गैस टरबाइन इंजिन्स को लेके है। कुछ दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि अभी रशिया और यूक्रेन के बीच जो लड़ाई चल रही है, भले ही इसमें रशिया जीतेगा यूक्रेन हार जाएगा, वैसे टेक्निकली एक ही बात है, पर इसमें भारत को दोनों तरफ से नुकसान होने वाला है, क्योंकि हम मैसिव अमाउंट में रशियन डिफेंस इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं और हम काफी हद तक रशिया के ऊपर इसके लिए डिपेंडेंट है। और सेम टाइम पर इंडियन नेवी की 30 से ज्यादा वॉरशिप्स में अभी यूक्रेनियन ओरिजिन गैस टरबाइन इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अभी अगर यूक्रेन को कुछ हो जाता है तो आगे चल के हमें हमारे मेजर वॉरशिप्स की इंजन की पार्ट्स, स्पेयर और सर्विस मिलने में दिक्कत होने वाली है और रशिया पर सैंक्शन लगने की वजह से फ्यूचर डिफेंस डील में स्पेयर पार्ट्स को हासिल करने में या मेंटेनेंस को हासिल करने में भी हमको थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकता है। हालांकि अभी रशिया की तरफ से बताया जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और भले कुछ भी हो जाए, लेकिन रशिया की तरफ से भारत को सभी डिफेंस इक्विपमेंट को टाइम पर ही सप्लाई किया जाएगा। लेकिन अगर यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन को जितना नुकसान हुआ है आने वाले कुछ सालों तक वो इससे उभर नहीं पाएंगे। तो ऐसे में हमको अभी से ही यूक्रेनियन ओरिजिन इंजन की अल्टरनेटिव पर विचार करना चाहिए, क्योंकि अगर ये कोलैप्स हो जाता है तो इंडियन नेवी की मैक्सिमम या मेजर वॉरशिप्स की बात करें तो वो बेकार हो सकते हैं। तो अभी से हमको इसके लिए अल्टरनेटिव को ढूंढना चाहिए। अच्छी बात यह है कि जो गैस टरबाइन इंजन होते हैं इनकी सर्विस लाइफ काफी ज्यादा होता है और इनकी जो लाइफ स्पैन होता है वो लगभग 30,000 घंटे का होता है, जो कि काफी ज्यादा है। और ऐसे में अभी कुछ दिन पहले ही ये बताया गया था कि भारत अभी यूके के साथ फ्यूचरिस्टिक मरीन propulsion सिस्टम या इलेक्ट्रिक propulsion सिस्टम पर भी काम करना चाहता है, जिसे आगे चल के इंडियन नेवी की फ्यूचर वॉरशिप्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए प्रोजेक्ट अभी तक आगे नहीं बढ़ा है, लेकिन अभी वक्त आ गया कि हमें खुद की एरो इंजन के साथ साथ अपनी खुद की मरीन इंजन को भी डेवलप करना चाहिए। वर्तमान हमारी नेवी की मैक्सिमम शिप्स को इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भले ही इसमें लगभग 70% से ज्यादा पार्ट्स मेड इन इंडिया होते हैं, लेकिन इनका जो इंजन होता है उसको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। मैक्सिमम वेसल्स में हम यूक्रेन ओरिजिन जोरिया मैस्प्रोकेट के इंजन का इस्तेमाल करते हैं या फिर यूएस ओरिजिन
जनरल इलेक्ट्रिक की LM2500 इंजन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें इस सेक्टर में अभी आत्मनिर्भर बनने की जरूरत पड़ने वाली है। फिलहाल DRDO की तरफ से कावेरी इंजन को भी बेस करके एक मरीन गैस टरबाइन इंजन को भी डेवलप करने की कोशिश किया गया था, जो कि 12 मेगावाट की पावर को जनरेट कर रहा था, लेकिन वो प्रोजेक्ट सफल नहीं हुआ था क्योंकि ये इंजन बस 2000 टन से 2500 टन क्लास की वेसल को ही पावर कर सकता था। यानी कि हम इसको सिर्फ हमारे ऑफशोर पेट्रोल वेसल कैटेगरी की वेसल में इस्तेमाल कर पाते या फिर कोस्ट गार्ड की शिप्स में इसका इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन फिलहाल के लिए इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकता है। अगला अपडेट स्मार्ट 2000 प्लस सिस्टम को लेके है। इसके बारे में हमने पहले भी कई बार डिस्कशन किया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि स्मार्ट 2000 सिस्टम क्या है और ये किस तरीके से काम करता है। अब इसके लिए पहले भी एक बार नेवी और आर्मी की तरफ से इसके लिए ऑर्डर को प्लेस किया चुका था। स्पेशली जब पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन थ्रेट बढ़ने लगे थे तो इनको एक्वायर करने का फैसला किया गया था, जो कि एक पोर्टेबल फायर कंट्रोल सिस्टम की तरह काम करता है। अब इसके लिए सबसे पहले तो नेवी की तरफ से दिसंबर 2020 में इजराइल को एक ऑर्डर को दिया गया था और बताया जा रहा है कि अभी फाइनली नेवी को इजराइल की तरफ से स्मार्ट 2000 सिस्टम को डिलीवर करना शुरू कर दिया गया है। अब तब ये बताया नहीं गया था कि नेवी की तरफ से एक्चुअली कितने स्मार्ट 2000 प्लस सिस्टम को खरीदने के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया था, और अभी भी ये क्लियरली बताया नहीं जा रहा कि इजराइल की तरफ से अभी एक्चुअली कितने स्मार्ट 2000 प्लस सिस्टम को नेवी को डिलीवर किया गया है। अब देखा जाए तो ये एक मॉड्यूलर डिजाइन है जिसको हमारे किसी भी मॉडर्न असॉल्ट राइफल में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको किसी भी नॉर्मल साइट की जगह पर हम आसानी से फिट कर सकते हैं और इंस्टॉल होने के बाद ये लगभग 120 मीटर के डिस्टेंस से दुश्मन की एग्जैक्ट पोजीशन पर हमें सटीक निशाना लगाने में मदद कर सकता है, और 120 मीटर के डिस्टेंस पर भी ये स्मॉल और फास्ट मूविंग टारगेट को एक ही गोली में डिस्ट्रॉय करने की काबिलियत देता है। एक तरीके से इसको एक फायर कंट्रोल सिस्टम कहा जा सकता है, जो कि राइफल के ऊपर फिक्स करने के बाद ये PUBG की एम बॉट की तरह काम करता है। मेरे हिसाब से आप में ज्यादातर लोग इस बात को आसानी से अभी समझ जाएंगे, और इससे आसान एग्जाम्पल मेरे पास नहीं है। और अभी इन सिस्टम को VSF और पंजाब पुलिस को भी ऑफर किया जा रहा है, क्योंकि आए दिन पाकिस्तानी ड्रोन ड्रग्स और वेपन्स को लेके पंजाब सेक्टर में घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, और मेनली वो ड्रग्स वगैरह स्मगलिंग करते हैं, जिनको रोकने के लिए अभी VSF को भी एंटी ड्रोन सिस्टम की जरूरत थी और पंजाब पुलिस को भी एंटी ड्रोन सिस्टम की जरूरत थी। तो इनको अभी ट्रैक करने के लिए और मार गिराने के लिए ऐसे सिस्टम की जरूरत पड़ने वाली थी। अब मैनुअली एक स्मॉल साइज की ड्रोन को राइफल की मदद से मार गिराना बहुत ही मुश्किल काम होने वाला है, लेकिन स्मार्ट 2000 प्लस सिस्टम की मदद से हम एक ही गोली में ड्रोन को मार के गिरा सकते हैं, और इससे लगभग 99% एक्यूरेसी को हासिल किया जा सकता है। अगला अपडेट एक मिक्स्ड अपडेट होने वाली, जिसमें हम इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के बारे में छोटे छोटे अपडेट्स में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी लोहेगांव बेस्ड बेस रिपेयर डिपो में अभी एक टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेल को एस्टेब्लिश किया गया, जिसमें एवियोनिक्स कंपोनेंट को रिपेयर किया जाएगा। साथ ही नए नए टेक्नोलॉजी को भी यहाँ पे डेवलप करने की कोशिश की जाएगी। इंक्यूबेटर का नाम तो आप सभी ने सुना होगा या काफी हद तक आप सब इसके बारे में जानते होंगे, क्योंकि नॉर्मली इसको अंडे से चूजे निकालने के लिए, जन्म देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक वैसे ही इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी आगे चल के अपनी टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेल से नए नए टेक्नोलॉजी को जन्म देने का फैसला किया गया, जो कि आगे चल के हमको आत्मनिर्भर भारत ऑब्जेक्टिव को हासिल करने में मदद करने वाला है। इसके अलावा मैंने आप सभी को बताया था कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी राजस्थान में अब तक की सबसे बड़ी वॉर गेम को शुरू किया जाने वाला है, जिसका नाम वायु शक्ति 2022 एक्सरसाइज होने वाली है। पहले बताया गया था कि इसमें 150 के आसपास एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट करने वाले थे, लेकिन अभी एग्जैक्टली बताया गया कि इसमें 148 एयरक्राफ्ट शामिल होने वाले हैं। साथ ही इसमें अभी राफेल को भी शामिल करने का प्लान किया गया है। इसी बीच नेवी की बात करें तो नेवी की तरफ से भी हमारे ईस्टर्न सीबोर्ड में मिलन 2022 एक्सरसाइज को शुरू कर दिया गया, जिसको अभी 1 मार्च से लेकर 4 मार्च तक कंडक्ट किया जाएगा। ये एक्सरसाइज का सेकेंड फेज था, यानी कि सी फेज है, जिसमें नेवी की तरफ से अभी ऑल 3 एक्सेस में एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें मोस्टली बेसिक से लेके कॉम्प्लेक्स वॉर एक्सरसाइज शामिल होने वाले। इसमें सरफेस टू सरफेस, सब सरफेस और सरफेस टू एयर ऑपरेशन को भी कंडक्ट किया जाएगा। इसके इनिशियल फेज यानी कि हावर फेज को पहले यानी कि 25 से 28 फरवरी तक कंडक्ट किया गया था, और अभी कल से इसकी सी फेज को शुरू किया गया है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।